नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। संडे का दिन और राजीव नारायण शर्मा जी का इंतज़ार आपको बेसब्री से, मुझे पता है। मैं इंदौर में था, बड़ा मज़ेदार बात हुई कि मैं इंदौर में था, फिर राजीव जी उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हुए थे। पहले बनारस गए, हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है बनारस में, आप सब जानते हैं, बहुत सिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। और उसके बाद वो अयोध्या गए हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए। फिर ये बोले कि एक जो प्रोग्राम होता है क्यों ना आपके ऑफिस में आके कर ले। मैं इंदौर में था, लेकिन राजीव जी से मेरी मुलाकात ही नहीं थी कभी। आप सोचो, हमको 1 साल हो गया प्रोग्राम करते करते, लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था। फिर मुझे लगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर इस बार भी राजीव जी को बिना देखे हमने ऑनलाइन प्रोग्राम कर लिया। तो मैंने इंदौर में 1-2 दिन और रुकने का मेरा मन था, लेकिन मैंने छोड़ छाड़ के फ़्लाइट पकड़ी और सीधा आया अपने ऑफिस में। तो ये पहली बार 1 साल में जब से राजीव नारायण शर्मा जी ने हमारे यहाँ शो किया, तब से ये पहला प्रोग्राम है जो मेरे ऑफिस में हो रहा है। तो ये पहला प्रोग्राम है, चूँकि तो नया भी होगा, कुछ मज़ेदार भी होगा। और मैं खुद राजीव जी को पहली बार देख रहा हूँ। मैंने जितना सुना तो उससे ज़्यादा स्मार्ट है राजीव जी, तो आज आप रूबरू मेरे ऑफिस में भी देखेंगे। तो बहुत अच्छा होगा प्रोग्राम। मेरी रिक्वेस्ट है ये पूरा देखिएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले देखने से पहले ही कर लीजिएगा, बाद में हो सकता है आप राजीव जी की चकाचौंध में इतना खो जाएं, आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब भी करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है राजीव जी आपका। आप नमस्कार हमारे ऑफिस में नमस्कार आए, हमारा ऑफिस धन्य हुआ कि एक हनुमान जी नमस्कार। के इतने बड़े भक्त आज हमारे ऑफिस में हैं। बनारस में आपने बहुत दिन लगाए हनुमान जी के उसमें। मैं कौन सा आश्रम था जहाँ गए थे आप? संजय जी, मैं गया था संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में, जो कि बहुत हमारे भारत ही नहीं विश्व के बहुत प्रतिष्ठित एंड सिद्ध स्थानों में से हनुमान जी का एक है। और ये तुलसीदास जी ने इसकी स्थापना करी। मतलब जो ये विग्रह है, मतलब ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है हनुमान जी की। ये हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे इस फॉर्म में। तो वो मंदिर तुलसीदास जी का, मतलब तुलसीदास भी 17वीं शताब्दी में हुए हैं, तो कितने 17th सेंचुरी का ये मंदिर है। अच्छा। तो हाँ, तो ये मैं दर्शकों को आपके बताना चाहता हूँ कि मैं इस मंदिर के दर्शन करने क्यों आया। जब लोकसभा की एक भविष्यवाणी, जिसमें आपने देखा गोदी मीडिया और एग्जिट पोल वालों ने कितना बढ़ा चढ़ा के, और हमारे मोदी जी और उनकी एंटायर भाजपा जो 400+ का नारा दे रही थी, एक अजीब सा डिप्रेशन का एक माहौल देश में हो चुका था। और उसमें हनुमान जी ने हमारी हम सब लोगों की रक्षा की। जो परिणाम आया, जो मैंने बातें कही थी, वो सत्य जब सिद्ध हुई, तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं हनुमान जी को थैंक्स बोलने जाऊं। तो ये हनुमान जी की थैंक्स गिविंग विजिट थी हनुमान जी के लिए। तो 2 तीर्थ मैंने दिल्ली में चलने से पहले प्लान कर लिए थे कि उत्तर भारत के ही नहीं, देश के 2 तीर्थों के मुझे हनुमान जी को दर्शन करने हैं। एक संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, और दूसरा ये हनुमानगढ़ी। एक्चुअली हनुमानगढ़ी बेसिकली आपको दर्शकों को आपको पता होगा कि दर्शक ये जानते हैं कि जब राम जी जो है साकेत धाम जब जा रहे थे, तो हनुमान जी को ही रोक करके गए थे। बाकी तो राम जी ने शरीर त्याग दिया था। तो हनुमान जी को उन्होंने रोका था कि भाई आप अयोध्या के राजा हो और आपको ही अयोध्या चलानी है। तो इसीलिए गढ़ी मतलब गढ़ कहते हैं किला। तो इसलिए हनुमान जी वहां पर प्रतिष्ठित बहुत बड़ा सिद्ध स्थान है। मच बेटर देन रामलला की जन्मभूमि के स्थान से। कारण यह है कि राम जी तो शरीर ही त्याग दिया था, उनको आप बाल रूप में पूज रहे, लेकिन हनुमान जी तो जीवित हैं। तो कौन सा हुआ, आप जो आदमी संसार छोड़ के चला गया उसको बड़ा कहोगे कि जो जीवित है उसको बड़ा कहोगे? तो वो जीवित स्थान है हनुमानगढ़ी। हनुमान जी को माना जाता है कि वो जीवित हैं, अभी भी जीवित चेतन, हाँ, हमारे अष्ट चिरंजीवी हैं, तो उसमें 8 चिरंजीवी ये भी हैं। कितना अयोध्या के नाम पे याद आया, कितना खराब खराब बोल देते हैं। आपने जब मंदिर की वो स्थापना हो रही थी, तो आपने कहा कि ये बड़ा अशुभ काल में अधूरे मंदिर का निर्माण हो रहा है। जब तक पताका नहीं फैल जाए मंदिर पे, तब तक मंदिर बनना नहीं चाहिए। बहुत अशुभ हो रहा है, जो पुजारी है उनका बुरा होगा, पूजा करने वालों का बुरा होगा। और आज इतने योग पुजारी थे, लक्ष्मी जी नाम था उनका, और आज उनका निधन हो गया। मैं शौक, मुझे आपकी खबर याद आई कि आपने कहा था जो पुजारी होंगे, जो पूजा कर रहे होंगे, उनका हित होगा। आज मुझे किसी ने बताया कि जिन्होंने पूजा कराई थी उनकी डेथ हो गई। हाँ, और आप वहाँ पे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था दर्शकों कि संजय जी, ये जो अशुभ काल में इन्होंने जो किया था, पता नहीं भगवान जाने इनके कौन मुहूर्त निकलवाते थे। इन्होंने चर लगन में लिया था। मैंने अक्सर ज्योतिष में 3 प्रकार के लगन बताए हैं, मूवेबल साइन, फिक्स साइन और डुअल साइन। तो मूवेबल साइन होते हैं हमारे 1, 4, 7, 10, मतलब मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये मूवेबल साइन है।
और स्थिर लगन होता है 2, 5, 8, 11। वृषभ राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि। और डुअल साइन होता है 3, 6, 9, 12। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो इन्होंने जो पूजा कराई थी, जाने किस पंडित जी से मिलवाए, उन पंडित जी से भी मुझे मिलने का मौका मिल गया वाराणसी में। अच्छा, जिन्होंने मुहूर्त निकाला था। गणेश्वर शास्त्री जी करके हैं, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ समथिंग लिखते हैं वो। तो उनका पिताजी बहुत विद्वान थे, लेकिन उनके बारे में भी मैं बहुत सारी जानकारी है दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो मुहूर्त जो निकाला गया था वो उन्होंने चर लगन में निकाला था। कैसे निकाल दिया? वो तो बहुत जानकार होंगे भाई। देखिए, मुझे शास्त्री जी ने, मैं दर्शकों आपको बताऊं, पूरे दुनिया के लोग मेरे को सुने कि शास्त्री जी की पीड़ा यदि शास्त्री जी राम जी की प्रतिष्ठा वाले प्रोग्राम के बाद फूट फूट करके रोए हैं, उनका बहुत अपमान हुआ है वहां पर, जिन्होंने ये मुहूर्त निकाला था। ये मुहूर्त निकाला है। और ये सब पक्की जानकारी बताऊं, बेचारे वो मीडिया में आके नहीं कह सकते, उनकी मजबूरी है। और उनके ऊपर जितने भी मुहूर्त निकाले गए थे, उनके शास्त्री जी की बिना मर्जी के प्रधानमंत्री कार्यालय से थोपे गए थे। दर्शकों, एक बहुत बड़ी चौंकाने क्या वाली बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब मुहूर्त उन्होंने नहीं निकाला था? उनसे लिखवाया गया है कि हमको इतने बजे मुहूर्त पर इतनी तारीख को ये प्रोग्राम करना है, पीएम की ये जिम्मेदारी है। मतलब आप आचार्य को डायरेक्ट कर रहे हो, डिक्टेट कर रहे हो वो टर्म्स। तेरी। तो इसलिए वो उसका आचार्य की भावना क्या रहेगी, वो बेचारा तो प्रेशर में आके। मतलब एक सेकंड, बहुत बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस तारीख का मुहूर्त लिख कर दे दीजिए, हमें करना है, बस वो बेचारों ने कर दिया। और उसी व्यक्ति से इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह भी अब जो मोदी जी ने 9 जून को ली है, हाँ। वो भी उनको ऐसे कि मोदी जी को अपने शान शौकत लाइटें वाइटों में करना, फंक्शन पार्टी की तरह से करने की आदत है। उन्होंने तीनों मुहूर्त सूर्यास्त के बाद लिए हैं। तो ये उनसे जो है, दरअसल वो कहते हैं कि हमारा, जब मैंने उनसे पूछा, तर्क किया, क्योंकि मैं दर्शकों में बनारस होकर के आऊँ, 2 दिन का स्टे था मेरा, तो ये तर्क होता है कि भाई आपने ये कैसे निकाल दिया। शास्त्र तो इसके फंडामेंटल सिद्धांत तो ये हैं कि भाई स्थिर लगन में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भाई स्थिर लगन का मतलब है भगवान राम आए और हमारे साथ रहें। स्थिर का मतलब स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। तो वो कहने लगे मैं क्या करूं। अच्छा, लेकिन एक मैं बात क्या आज करूं, मुझे तो ऊपर से जो आदेश आता वो करना पड़ता मुझे आज मोदी जी की पहली बार एक बात बहुत अच्छी लगी। आप पेशे से इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग छोड़ के आप पूजा पाठ करने में आ गए, मुहूर्त निकालने लगे। अब मोदी जी दुनिया में कितनी धार्मिक बातें करें, लेकिन वो कुछ मानते नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया मुझे लाइटों में रात में शपथ लेनी है, तो कोई लगन हो पंडित जी का निकाल के दे दो, यही वाला मंदिर बनाना तो दे दो। तो यानी एक आदमी वैज्ञानिक पद्धति पे आ गया, उसने सब छोड़ दिया कि यह कोई बात नहीं होती है। और आप वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, और आप अपनी जन्मपत्री पे आ गए। तो ये क्या मामला है? देखो, ये मामला है कि आपको, देखिए, हम दर्शकों को ये पता जानना चाहिए कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, ऋषि शब्द आता है अध्यापक के लिए, ये बहुत अच्छे टीचर भी थे और साइंटिस्ट भी उस जमाने के यही हुआ करते थे। उनका चिंतन बहुत पावरफुल था। जितनी भी रिसर्चेज हैं, मॉडर्न साइंस के लोग भी हैं, डीप चिंतन की अवस्था में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वो चिंतन की अवस्था में होते हैं। तो ये आइंस्टाइन ने भी मरने से पहले कहा था कि काश मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ होता तो मैं यहाँ की आध्यात्म को जान पाता। तो हमारे ऋषि सारे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए होते थे। मैं इसमें सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैंने एबीपी न्यूज़ चैनल पर 26 दिसंबर 2019 को एक 4.5 घंटे का लाइव प्रोग्राम किया था। उसमें मेरे साथ 3 वैज्ञानिक थे और मेरे अलावा एक ज्योतिषी था। उसमें वैज्ञानिक जो है ज्योतिष को और हिंदू शास्त्रों को मतलब रगड़ने का कोशिश करते हैं, उनको डाउन दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सारे टीवी चैनल, तो उस समय गोदी मीडिया मुझे बुलाता था, 2019 के बाद उन्होंने बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं है किसी में कि वो मेरा। आप मोदी जी की इतनी तारीफें करते हैं तो कौन बुलाएगा? हम ही कलेजा है तो बुला लेते हैं आप। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन एक बात तो आप सही कह रहे हैं, जब नासा में कोई अग्नि वाला चलाया जाए, कोई और प्रक्षेपात छोड़ा जाए, तो वैज्ञानिक का भी टाइम होता है, 1:33 वो भी क्या वो मुहूर्त होता है या अरे कुछ और? बिल्कुल। आपका ये जो हमारा इसरो है, जो स्पेस हमारा, नासा तो अमेरिका का हो गया, हमारा अपना इसरो भी अब 2:44 पर हमारा रॉकेट लॉन्च होगा। 44 मिनट कहाँ से आ गए भाई? इसका मतलब आपने किसी से कैलकुलेशन कराई है? ये क्या होती है भाई? यही मुहूर्त निकालना। वो इसरो के वैज्ञानिक भी मुहूर्त निकालते हैं? अरे भाई देखिए, साउथ में सबसे ज्यादा मान्यता है। पहले कभी हमारे जो मारवाड़ीज थे, बिना ज्योतिषियों के कभी उन्होंने कारोबार नहीं करते। उनके थिंक टैंक में हाईएस्ट पोजीशन पे एस्ट्रोलॉजर होता था। इसीलिए उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बिजनेस को चलाया और आज की डेट में भी सक्सेसफुल है।
क्योंकि अल्टीमेटली उनको कोई काल की गति, कोई साइकिल बताने वाला था जिससे उनको व्यापार उनके चलते रहते। कि लाला जी अभी चीनी का कारोबार चलेगा, 2 साल बाद तेल का चलेगा, 5 साल बाद कपड़े का शुरू कर दीजिए। तो एक साइकिल बताने वाला आदमी था। और अभी मॉडर्न जो बिजनेसमैन है, हम अहंकार के कारण अपनी जरा सी मॉडर्न डिग्री मिल गई, इंजीनियर बन गए, IIM से MBA हो गए और बिजनेस व्यापार शुरू कर दिया, सोचते हैं कि हम एक ही प्रोडक्ट में जिंदगी कट जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, अपनी जीवन में राइज देगा, अपने जीवन में धड़ाम से नीचे भी गिर गए। तो ये इसलिए वो पहले जोशी बचा लेते थे। तो इसी तरह इसरो में भी अब दक्षिण भारत में हम देखते क्या है, आज के मॉडर्न टाइम में ज्योतिष को जितनी मान्यता दक्षिण साउथ में है उतना नहीं है। कितने ही कर्नाटक से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के चिमने से बिना ज्योतिषियों के कुछ काम ही नहीं करते। मैंने तो केसीआर को देखा था। केसीआर मैं तो वो तो एक कदम नहीं निकालते थे, लेकिन जब इतना मुहूर्त निकालते तब भी वो हार गए। नहीं देखिए, वो हारना जीतना अलग है। देखो एक और चीज दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं, आप लोगों को भी जानना चाहिए कि जब बड़े आदमी के संपर्क में आप जब जाते हो तो बड़ा आदमी मतलब माया, तो माया से कहीं थोड़ा प्रभावित हो जाते हो, कहीं फियर आ जाएगा आपके अंदर, फिर आपको लगे यार ये चीफ मिनिस्टर मुझे जानता है, कहीं धक्का मार के निकाल ना दे अगर इसकी मैंने प्रसन्नता वाली बात नहीं करी। सच्चा आचार, दर्शक सुन ले दुनिया के लोग, सच्चा आचार किसी के पराधीन होकर के काम नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा, वो छोड़ के चले जाएगा। राजाओं के दरबार में हुआ करते थे वही पहले, हाँ वो चले जाएंगे अपने। अब आप उनके मत से अगर सहमति नहीं रखते हैं तो वो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है राजन, अपमान नहीं करेंगे राजा का, राजा तो राजा ही है, लेकिन अपमान छोड़ देंगे वो। अच्छा, अपमान से मुझे याद आया, ये बताइए आप संकट मोचक मंदिर में कब थे, कब बनारस में कब गए थे आप? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा। 19 जून को मैं बनारस में था। मुझे अपमान से इसलिए याद आया कि आपने मुझसे एक बार कहा था प्रधानमंत्री की और बीजेपी की जन्मपत्ति देख के कि इनके नेताओं का अपमान का योग है। आप जिस दिन थे उसके एक दिन आगे पीछे प्रधानमंत्री जी का काफिला निकल रहा था, किसी ने कुछ फेंक दिया था उस घटना। ओ यस। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो घटना हुई इसका मोदी मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन इतिहास से मुझे याद आया कि एक बार इंदिरा गांधी पे पत्थर फेंका था, उनकी नाक पे लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी की एक बार छात्रों ने जब रंगा बिल्ला कांड हुआ था तो पथराव कर दिया था। राजीव गांधी पे बट फेंक के मारी गई थी, और अब ये चौथे प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर कुछ चीज़ फेंकी गई। तो ये बनारस में आप थे, तो क्या ये अपमान का योग कहाँ से आ गया? क्योंकि बड़ी बदनामी हुई दुनिया में, बनारस में भी, वो भी मोदी जी अपना बनारस कहते थे कि माँ गंगा ने बुलाया है। एक तो पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव में पिछड़ते हुए नजर आए थे, फिर वो मार्जिन 3 लाख कम हो गया और अब इस तरह सामान उन पर फेंका जाने लगा। तो ये क्या अपमान का योग था, ये हुआ क्या था वहाँ? बहुत अच्छी बात, मैं इसका ज्योतिषी कारण तो बताऊंगा ही, लेकिन चूंकि मैं दर्शकों, मैं जिस दिन घटना घटी है उसके अगले दिन मैं वहीं था, तो मुझे थोड़ी सी वहाँ के जो लोगों में डिस्कशन हो रहा था, हॉट डिस्कशन, को गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, तो जो डिस्कशन हुआ, चौंकाने वाली बात बताता हूँ। पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा हिस्ट्री के हिसाब से कि हमारे जो प्रधानमंत्री जितने भारत में, आज़ाद भारत में 77 साल में हुए हैं, उनमें इंदिरा जी के ऊपर अटैक हुआ था, उनकी नाक पे इंजरी हुई थी, उनको प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी। दूसरा, राजीव गांधी के श्रीलंका में बंदूक की बट से प्रहार हुआ था, वो बचा गए थे, बहुत एक्टिव थे तो वो कंधे पे लगी थी। तीसरा, अटल जी के पत्थर लगा था, छात्रों के कोई आंदोलन था जब वो बच्चे विरोध कर रहे थे गीता चोपड़ा हत्याकांड के ऊपर। लेकिन ये दर्शकों, ये घटना जो घटी है, ये जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, आज नहीं 500 साल का, तब ये लिखा जाएगा कि किसी प्रधानमंत्री को चप्पल मारी गई है। ये चीजें सांकेतिक हैं। चप्पल नहीं थी, लोग यहाँ के अफसर कह रहे हैं चप्पल नहीं, वो चप्पल थी, वो तो हमने भी फूल गए अफसर यूपी के कह रहे हैं। अच्छा, चप्पल फेंकी गई होती तो वहाँ का डीएम-एसपी सस्पेंड ना हो जाते? भाई देखो, मुझे नहीं पता, ये जांच का विषय है और ये लोगों को चिंता करनी चाहिए। अगर काश वो चप्पल की जगह हैंड ग्रेनेड होता तो भगवान जाने कितनी अशुभ घटना हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री की लिए बड़ी सुरक्षा का, ये सबसे बड़ा चीज है कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की सुरक्षा इतनी लापरवाही से कैसे ली गई। अच्छा, यानी चप्पल की इसीलिए छुपाने की कोशिश की जा रही है कि बदनामी हो जाएगी। बदनामी हो जाएगी। और आपको राहुल गांधी ने तो लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि चप्पल फेंकी। देखिए, क्योंकि मैं तो आपको बता दूं, मैं तो वहाँ अगले दिन ही, बिल्कुल 24 घंटे भी नहीं बीते तो मैं बनारस में पहुंच चुका था। तो मैंने वहां पर जब लोगों ने, जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग, आपका कोई हाथ तो नहीं है? नहीं, मेरा हाथ नहीं है, मैं तो तंत्र मंत्र कर दिया। नहीं, वो मैं आपके आने से पहले ही वो हो जाए, आपके मोदी जी में इलू ज्यादा होता रहता है ना। नहीं, इलू की बात नहीं, मैं ज्योतिषी कारण तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मुझे ये देखना है कि ऐसी बड़ी घटना इतिहास की, अब 77 साल की सबसे बड़ी अपमानजनक घटना है कि हमारे सिटिंग प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल से प्रहार हुआ है। सोचिए, अगर प्रधानमंत्री जी ओपन जीप में होते तो वो उनके चेहरे पर भी लग सकती थी, और वो चप्पल उनके बोनट पर गिरी है शीशे से लग के, और उसके बाद एसपीजी के लोगों ने हटाई है।
तो वो संपूर्णानंद जो बताया गया मुझे बनारस में, जब आपको पता है संकट मोचन मंच में हजारों लाखों लोग आते हैं, तो चर्चा हो रही थी, मैं सुन रहा था, मैं साधना कर रहा था, मेरे कानों में आवाज आ रही थी, उस समय लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई मोदी जी के कल जो है 19 तारीख की बात है, तो वो कल बता रहे थे कि कल लगी है, तो उसमें बताया कि भाई चप्पल लगी और शीशे पे लगी, और उसको जो है जिस जगह से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है उस रोड से ये जा रहे थे, और जहां से निकली वो हिंदू इलाका था, कोई हिंदू जो उनका दफ्तर में नाम नहीं लेना चाहूंगा दर्शकों, वो जो जिस चलो जगह, कोई चीज तो ऐसी है जो आप डरते हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप कहाँ डरते हैं, किसका क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बोलिए ना। वही देखिए वहां पर ये कह के संघ के लोगों का दफ्तर वगैरह था जहां से ये चप्पल की डायरेक्शन आई है। या तो भैया प्रशासन ने इस वजह से, क्योंकि ये खुल करके संघ और भाजपा का विरोध सामने आ जाएगा, लड़ाई इस लेवल तक, इतने नीचे लेवल तक जा चुकी है कि भाई आप प्रधानमंत्री अपने नेता को, जो वहां का सांसद भी है, उसको चप्पल से मारोगे क्या। तो ये बड़ी घटना थी, इसीलिए उसको दबा दिया गया। और आप उम्मीद करिए दर्शकों, अगर ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या किसी के साथ हो, आपके महीनों तक ये न्यूज़ और अलग अलग एंगल से चप्पल दिखाई जाती कि इधर से आइए, राइट हैंड एंगल से ये कैमरा आ रहा है, ये आ रहा है, वो पूरा उसका छिचा लेतन करते, पूरी बदनामी कर देते। लेकिन यहाँ तो गोदी मीडिया ने एक भी लाइन खबर तो नहीं। अब मैं पहली बात सबसे पहले बताता हूँ कि इस हॉरोस्कोप को मैं दिखाता हूँ दर्शकों। ये हॉरोस्कोप है जो मोदी जी ने शपथ ली। इस शपथ जो ली थी, लगन मतलब होता है हमारा व्यक्तित्व, उसमें 6, 8, 12 का कनेक्शन है। पिछले प्रोग्राम में भी कहा, उससे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था 6, 8, 12 हमारे ज्योतिष के अनुसार संजय जी अपमान के घर कहे गए हैं कि भाई ये जो अपमान होता है किसी का, इवन मतलब हिंसक भी हो सकती है, कोई घटना तो होगी कि हमारे ज्योतिष में 12 घर हैं कुंडली के, 12 में से 3 घर संकट हैं। जो भी जीवन में नाना प्रकार के संकट वो 6वें भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से देखे जाते हैं। 6वां भाव होता है ओपन झगड़े का, ओपन फाइट होती है, वो 6 हाउस से देखी जाती है। और 8वां घर होता है पीठ में छुरा भोंकने का, मतलब छद्म युद्ध जिसको कहते हैं, पीठ से छुरा भोंकना। और 12वां घर होता है अपमान का, जैसे किसी को चप्पल मार दो, किसी के ऊपर थूक दो, और किसी को जेल में डलवा दो, उसको ह्यूमिलेट कर दो। जैसे अरविंद केजरीवाल को इन्होंने, आपकी सरकार ने कर रखा है कि एक चीफ मिनिस्टर को उठाकर जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को किया, ये अपमान की श्रेणी में आता है। तो इस कुंडली में चूंकि जो मैंने अभी दर्शकों, जो 9 जून को मोदी जी ने 7:23 पर सायंकाल अशुभ काल में जो शपथ ली थी, उसकी कुंडली मैंने आपको दिखाई है। अशुभ काल क्यों कहा आपने? अशुभ काल देखिए कि मैंने आपके पिछले सिद्धांत में भी बताया था, मैं किताब भी दिखाई थी, मुहूर्त चिंतामणि। हाँ। उसमें फंडामेंटल सिद्धांत दिए हैं कि राजा चूंकि सूर्य से देखा जाता है और सूर्यास्त के बाद राजा का शपथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके। तो सूर्योदय से पहले करना चाहिए था। अब वो वही बेचारे पंडित जी जो रो रहे थे, बोले मैं क्या करूं, वहां से पीएमओ से वो पीके मिश्रा, एक पीके का जिक्र मैंने दर्शकों किया था, वो एग्जिट पोल से पहले भी पीके मैंने हंस के कहा था उनका, वो पांडे जी पीके घूम रहे हैं। एक्चुअली वो पीके प्रशांत किशोर थे, तो वो पांडे जी की तो बेचारों की दुकान ही बंद करा दी आप लोगों ने। तो बहुत प्रशांत किशोर। तो बल्कि उन्होंने तो कहीं हमने सुना था कि उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए कि मैं भविष्य में भविष्यवाणी नहीं करूंगा, वो छोड़ गए मैदान। अब यही हाल उनका, वो जो आपका प्रदीप गुप्ता है, यशवंत देशमुख, इन सबका यही होना, उनकी दुकान सब बंद है। तो ये जो घटना घटी, वहां पर भी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एक, वहां पर भी एक पीके बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय भी एक आदमी पीके चला रहा है, ठीक है। तो वो वहां से मुहूर्त आ जाते हैं, वो अपने आप को प्रकांड पंडित समझते हैं। बेचारे शास्त्री जी ने निकाल दिया कि भाई मोदी जी को लाइटों में शपथ लेनी है। एक्चुअली वहाँ पे शाहरुख खान भी आ रहे थे, अक्षय कुमार थे, रवीना टंडन थी, तो ये दिन में कहाँ अच्छे लगते हैं। शाहरुख खान आया, मतलब लाइटें वाइटें उसके चेहरे पे हो, अक्षय कुमार आए, रवीना टंडन आए, दिन में यहाँ कहाँ ऐसे प्रोग्राम हो जाए। बहुत प्रधानमंत्री के कार्यालय में सब दिखना चाहिए ना, ये चेहरे से। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि मोदी जी को हमारे फिल्म स्टार से बहुत इंटरेस्ट है। और जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि मोदी जी का ये शुक्र का चक्कर होगा, तो उनको फिल्मी हीरो हीरोइन बहुत पसंद है। एक बार तो कोई मैंने दिख रहा था सेल्फी, कितनी हीरोइनों के साथ में मोदी जी बिल्कुल कृष्ण की तरह से गोपिकाओं से घिरे पड़े थे, वो ले रहे थे। वो वैसे भी रूप का लियाकत, तो अंजना ओम कश्यप, इन लोगों को इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देते हैं मोदी जी। ये बड़ी कंट्रोवर्सी ये भी हो गई थी कि जो CDS हैं, तीनों सेनाओं के चीफ, वो 5वीं लॉन में बैठे थे। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, बहुत ह्यूमिलेशन है। हमारे सेना अध्यक्ष जो कि हमारे फ्रंट रो में होने चाहिए, उनको पीछे बैठा करके ये, और एक्टर्स को एक बहुत अच्छी चौंकाने वाली बात करता हूँ। हालांकि अमिताभ बच्चन जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, आप मेरे आइडोल हैं, मैं बचपन में आपकी पिक्चरें देख करके मुझे आप बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन घटना आज आपको शेयर करता हूँ। वो नहीं थे ना कार्यक्रम में? नहीं, वो नहीं थे, लेकिन घटना शेयर करता हूँ कि ज्योतिष में क्या देखा जाता है।
मेरे मन में था कि कभी आपके प्रोग्राम में जरूर कहूँगा। के.एन. राव साहब के पास तेजी बच्चन जाया करती थी कुंडली दिखाने के लिए। तो तेजी बच्चन जी ने एक बार राव साहब से ये कहा कि सर ज्योतिष महान है, मैं विश्वास भी करती हूँ सबको। हाँ, वो घटना तब की थी जब अमिताभ बच्चन के कुली से चोट लग गई थी ना, कुली वाली शूटिंग करते समय। तो उन्होंने, राव साहब ने कहा कि ये बच के ठीक होकर के आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब उसमें क्या हुआ, इसी बातचीत में तेजी बच्चन जी ने एक कटाक्ष किया ज्योतिष के ऊपर। दर्शक सुने, उन्होंने कहा कि राव सर, मेरा बेटा इतना फेमस होगा ये किसी जोशी ने नहीं बताया। तो वो मतलब प्रश्न चिन्ह लगा दिया एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उन्होंने। तो राव साहब ने एक गहरी सांस ली और ये कहा, देखो मैडम, ज्योतिष जो है परा विद्या है। परा और अपरा विद्या, दो तरह की विद्या होती हैं। परा विद्या ब्रह्म विद्या, मतलब जो स्पिरिचुअल साइंस है वो परा विद्या कही जाती है। और अपरा विद्या जितने हम मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, पत्रकार बने, जिससे आपकी जीविका चलती है संसार की, वो हमारी अपरा विद्या में आती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मैं कितना पैसा बना लूंगा, तो ये आपके अपरा विद्या के सब्जेक्ट हैं। और जब आप किसी ज्योतिषी से पूछते हो कि भाई मुझे भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं तीर्थ स्थान दर्शन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो अपरा विद्या के सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि ईश्वर को खोज रहे हो ना आप। तो उसमें जब राव साहब ने कहा धीरे से गहरी सांस लेते हुए, मैडम ज्योतिष परा विद्या भी है। तो पूर्व काल में ये जो मनोरंजन में जो लोग होते थे, उनको सम्मान से नहीं देखा जाता था उस प्रोफेशन को, क्योंकि उसमें जो ज्योतिष की किताबें धर्मशास्त्रों में उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कॉमेडियन होता है तो कॉमेडिशियन के लिए विदूषक शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से जो नाचने गाने वाले होते हैं उनको नट या भांड इस तरह के शब्द कहते हैं। तो उनको वो जो कलाकार होते थे, वो एक्चुअली में वो कलाकार वहाँ पे जो माना गया, जो राजा महाराजा अपने दरबार में रखते थे, वो शिल्पीकार के लिए कहा गया है, पेंटर के लिए कहा गया है, और जो आर्किटेक्ट होते उनके लिए कहा गया है। वो थोड़े से रेस्पेक्टेड प्रोफेशन थे। लेकिन जो मनोरंजन करके राजा का, जैसे राजा डी स्ट्रेस करना चाहता है अपने आप को, दरबार की प्रोसीडिंग से थक गया है लोग दरबारी, तो उनके मनोरंजन के लिए वो नृत्यकाएं बुलवा ली जाती थी। जैसे इंद्र देवता हमारे नचाते रहते हैं अप्सराओं को, तो इंद्र देवता बेचारे ऐसे भोगी विलासता वाले नहीं है, या दर्शकों को मना कि हमारा धर्मशास्त्रों का कुछ गलत चित्रण कर दिया गया है। इंद्र जरूर है कि हाँ शौकीन है, हमारे मोदी जी की तरह से कपड़े बदलने के भी शौकीन रहे होंगे इंद्र, लेकिन वो उनकी अप्सराएं नाचती हैं, वो बेसिकली इसलिए होता था कि दरबार के तनाव को दूर करने के लिए उस जमाने में रहता होगा कि वो डिस्ट्रेस करते। आप अपने भगवानों को बचा लेते हैं। जब भगवानों के बारे में ना कृष्ण जी कपड़े उठा के भाग जाते हैं तो भी आप तर्क दे देते हैं, इंद्र जी अप्सराओं को नचा रहे हैं तो भी आप तर्क दे देते हैं, लेकिन भगवान के चरित्र में ये सब चीजें थोड़ा गड़बड़ तो लगती है। नहीं, हाँ, देखो वो हमारा अमिताभ बच्चन वाली बात बता रहे हैं। हाँ, तो अमिताभ बच्चन, तो वो उन्होंने कहा कि भाई मैडम, चूंकि हमारे यहाँ ज्योतिष में उसमें नट का शब्द आता है, तो जो प्रोफेशन बहुत रेस्पेक्टेड नहीं था। ज्योतिष तो उस तरह की बात करेगी, जब ज्योतिष की किताबें लिखी गई हमारे, तो उन्होंने इसीलिए शायद आपके बेटे को महान प्रोफेशन वाला नहीं बताया था, ये रीज़न रहा होगा। तो वैसे तो वो बहुत फेमस हैं, तो वो बात सच है उनकी, राव साहब की बात से मैं सहमत हूँ एग्जैक्टली। अब ये कलयुग है, तो कलयुग में वो प्रोफेशन आपके अच्छे माने जाएंगे। अगर आप डॉन हैं तो बहुत अच्छे माने जाएंगे। आप हमारे मोदी जी, अमित शाह जी की तरह से सरकारें गिरा दो, एमएलए खरीद करके और तोड़ दो, किसी की पार्टी तोड़ दो, उसका सिंबल छीन लो, तो आज की डेट में कहोगे वाह 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 मोदी जी हमारे बहुत महान है, मोदी जी बहुत स्ट्रांग है, तो हम उसको जश्न मनाते हैं। अंधभक्त भी कहेंगे जो मोदी जी के अब जो है आगे कोई नहीं टिक सकता। तो हम हर जो अनैतिक कार्य हैं उसको हम सुप्रीमेसी देते हैं। कलयुग है ना, घोर युग है। तो ये काम था। एक दर्शकों को जानकारी बता देता हूं, अपार्ट फ्रॉम मैंने ओथ के वजह से एक संगठा चक्र दिखाया था। मैंने दर्शकों पिछले प्रोग्राम में भी आप लोगों को ये शेयर किया था। ये मैथमेटिकल एनालिसिस होती है कि कभी कभी उन कुंडली में हमें कोई घटना ना दिखाई दे, जैसे कोई हमें उसमें अरेस्ट नहीं दिख रहा, तो हमें ये पूर्व काल में ये मैथमेटिकल पोजीशन है, इससे भी हम पता लगा लेते थे कि कोई दुर्घटना या अशुभ समाचार। क्योंकि जैसे देखिए, मैंने संजय जी आपके प्रोग्राम में कहा भी था कि अशुभ समय पे लिया, तो लगातार आप देखिए जिस समय मोदी जी शपथ ले रहे थे उसी समय जम्मू कश्मीर में 5-6 सैनिक मर गए थे। 11 दिन हो गए, उसके बाद में तीर्थ यात्री पे हमला हुआ, फिर 2-3 दिन आतंकी घटनाएं हुई, रेल घटना हो गई, और फिर नीट के छात्र, लाखों छात्र आए,
सड़क पर हैं, एक के बाद एक ऐसी घटना, एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है कि जहां पर शुभ समाचार आ रहे हो। 10-11 दिन हुए और 10-11 दिन में ऐसा लग रहा है पहले आ गई, क्योंकि रोज एक बुरी घटना आ जाती है। और कितने वो क्या नाम है, लूस है, हीट्स है। और आप देखें ना दर्शकों, क्योंकि बिल्कुल तापमान कम नहीं होने, मैंने अपनी याददाश्त में, अपनी बचपन से लेकर अभी तक मेमोरी में इतने लंबे स्पेल का मैंने समर नहीं देखा है। और लंबे स्पेल का ही नहीं है, बल्कि आप घर में नहीं निकल सकते, 24-24 घंटे एसी चलाना पड़ता है। ये 10-11 दिन में ऐसा लग रहा है बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान हिल गया हो। हाँ, तो वो मैं इसमें दर्शकों को बताना चाहता हूं, इससे भी आने वाला समय में। तो इसमें ये देखिए दर्शक कि मंगल जो है राहु से पीड़ित हो रहा है इस चक्र के अनुसार। अब ये मंगल 12 जुलाई को इधर आ जाएगा वृषभ राशि में, तो ये शनि से पीड़ित होगा। तो दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जितना समय अभी तक हमने मोदी जी के शपथ के बाद देखा है, 12 जुलाई से और अत्यंत अशुभ, बहुत ही क्राइम वाला, बहुत ही हिंसक वारदातों का 45 दिन का योग आ रहा है। अरे बाप रे, 12 जुलाई से शुरू होगा। 12 जुलाई से शुरू होगा और इसमें बहुत जबरदस्त लेवल की वायलेंस दिखाई दे रही है। और वो वायलेंस इसमें मैंने देखा था, क्योंकि मंगल वृषभ राशि में आ रहा है, तो भारत की कुंडली में लगन में जाएगा। तो लगन में जो भारत की कुंडली में दिखाता हूँ, भारत की कुंडली है, तो वो लगन में जो जाएगा, क्या नाम है, वो लगन में जाकर के दरअसल ये दर्शक देख लें, ये भारत की कुंडली है, इंडिया की चार्ट। इसमें मंगल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से चौथी दृष्टि चौथे घर पे जा रही है। तो चौथी दृष्टि मतलब चौथा घर होता है हमारे डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, शांति, सुख शांति। तो गृह युद्ध जैसी स्थिति आ रही है। ओ तेरी। और वो गृह युद्ध जैसी स्थिति कैसी आ रही है कि जिसमें ये बच्चों का जो आंदोलन है, जिसमें कंपटीशन, क्योंकि मैंने बीजेपी की कुंडली आप लोगों को दिखाई थी कि बीजेपी के चार्ट में भी जो है ये बीजेपी की चार्ट है, कि बीजेपी के चार्ट में मैंने दिखाया था दर्शकों। आप आज मैं सारा होमवर्क करके आया हूँ, संजय जी की ऑफिस में आया, लेकिन ये मेरी पुस्तिका साथ चलती है कि ये देखिए बीजेपी की कुंडली में ये 5वां घर होता है शिक्षा का। 5वें घर से हमारी एजुकेशन देखी जाती है और शिक्षा का सिग्निफिकेट है, 2 ग्रह माने गए हैं, बुध और बृहस्पति। तो बृहस्पति इसमें पीड़ित है और दर्शक देख लें इसमें बुध भी पीड़ित है। तो बुध और बृहस्पति पीड़ित होने के कारण इनकी कुंडली में आता है कि बीजेपी के जितने भी जो काल में 2014 से जो आए हैं, इसमें भाजपा के लोग लिप्त होने चाहिए ज्योतिष के अनुसार। मेरा कोई द्वेष नहीं है, द्वेष के कारण नहीं कर रहा हूं। किस चीज में लिप्त होने चाहिए? ये जो पेपर लीक कांड में, अच्छा। और एजुकेशन में, व्यापार करने में, अनैतिक कार्य करने में, और हाँ, और पैसा भ्रष्टाचार, उसका पैसा लेकर के एडमिशन दिलवाने, जितने भी नाना प्रकार के एजुकेशन सेक्टर से अनैतिक कार्य हो सकते हैं, वो भाजपा की कुंडली में योग है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि किसी को कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि सबके लिंक सब सत्ता से हो, तो पुलिस वाले कैसे उनके ऊपर हाथ डाल देंगे। तो बिहार से लेकर के आपने देखा नहीं वो कैसे वो पार्षद थी, कौन थी वो। और इसके अलावा 5वां घर संतान का भी होता है। और एक चूंकि 5वें घर में तुला राशि आती है, इसीलिए बीजेपी की कुंडली में ये दिखाती है, जो मैंने आपको दिखाई है, उसमें सेक्स रिलेटेड, मतलब कन्या लेडीज के साथ औरतों के बलात्कार, उनका अपमान, जैसे महिला पहलवानों के साथ हुआ, और सेंगर जी का आपने कांड देखा ही, और जितने भी जो, और अपने रमन्ना वाला जो, मतलब आप देख रहे हैं कि बीजेपी से लिंक क्यों है लोगों का, क्योंकि कुंडली में वो योग है कि ये इनके हॉरोस्कोप में इस तरह के काम है कि महिलाओं के साथ भी अनैतिक संबंध, अनैतिक जो उनके अपराध हैं वो जरूर बढ़ेंगे इनकी कुंडली में। और इतना ही नहीं, तो ये, और इनका मैं एक और चीज बता दूं, तो चूंकि बृहस्पति धर्म का प्रतीक है, जो हमारा सनातन धर्म है, बृहस्पति से देखा जाता है। तो शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर सनातन धर्म का कारक पीड़ित हो तो उसमें भी छलावा है। मतलब मुखौटा कुछ होगा, मुखौटा तो राम जी का तिलक लगा है, लेकिन अंदर जो है मुंह में राम, बगल में छुरीबारी बात चलेगी। वही आपके चंपतराय जैसे जमीन भी बेच लेंगे। आप देख रहे हैं दर्शक के अयोध्या में, मैं संजय जी एक और चीज बता, दूसरा तीर्थ मैंने अयोध्या का देखा। तो अयोध्या का देखा तो मैंने वहां देखा, मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली इतना बुरा हाल किसी सिटी का मैं नहीं देख सकता कि उसमें मेरे जैसा व्यक्ति, जब यो खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मैं भटक गया। और मेरे साथ अगर जानकार लोग नहीं होते, कि किसी बड़े अधिकारी ने मेरा वीआईपी दर्शन का अरेंजमेंट कराया था और बहुत अच्छे दर्शन हुआ, उसको मैं बाद में अभी डिस्कस भी करूंगा। तो मैं भटक गया, जब कहाँ पर बैरिकेड लगा दें आपको नहीं पता। बेचारे दूर दराज से, दक्षिण भारत से, इधर से, बंगाल से लोग आ रहे हैं, वो भटक रहे हैं सड़कों पे। तो बवाल भी हो गया, एक राजू दास की वहाँ झगड़ा भी हो गया, एक राजू दास को डीएम का झगड़ा हो गया। हाँ, वो तो मैं आपको, अयोध्या से भी अशुभ संकेत आ रहा है, अयोध्या हार गए, महंत का झगड़ा। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा कि जो मैंने दर्शकों आपको बताया था कि इन्होंने अशुभ समय पर जो शपथ ली, तो मैंने अपने प्रोग्राम में, मुझे खूब याद है, मैं राउरकेला से आया था, राउरकेला में रहकर कि वो प्रोग्राम अटेंड किया था। मैंने सारी टेक्निकल चीज समझाई थी, तो उसमें मैंने कहा था
कि जो जो इस पूजा में शामिल हैं उन सबको काल दंड देगा। मेरे दर्शक पूरा प्रोग्राम निकाल रहे हैं। तो आज जब आप बता रहे हैं कि वो जो पूजा कराने वाले वो लक्ष्मी नारायण दीक्षित हैं, क्या उनकी डेथ हो गई, उनका महाराष्ट्र से कोई कनेक्शन था, उसको खूब अच्छा सा प्रचार बीजेपी ने इसलिए किया, अखबार में निकाल के उनका महाराष्ट्र की बैकग्राउंड इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि महाराष्ट्र में उनको लोकसभा की और महाराष्ट्र का कनेक्शन दिखा रहे थे। तो सब फ्रॉड है। लेकिन आने वाले टाइम में एक और चीज़ है कि भाई दर्शकों, ये हमने जब मुझे वहाँ पता लगा कि ये जो चप्पल वाली घटना क्यों घटी, तो उसमें मेरे को दर्शकों में बताता हूँ, बनारस में मोदी जी के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था, जब मुझे दर्शक मिले संकट मोचन हनुमान मंदिर के, आचार्य जी हम आपको बहुत देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप धर्म संस्कृति की बात भी करते हैं, ज्योतिष की भी बात करते हैं, और आपको देख करके हमको लगता है कि भाई सच्चा सनातन धर्म का कोई अगर टॉर्च बियरर होना चाहिए तो आप जैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी पीड़ा जरूर 4 PM पे डिस्कस कीजिएगा। तो वो पीड़ा उनकी ये थी, वो बता रहे थे कि जो मंदिर जब काशी कॉरिडोर बनवाया गया उसमें लगभग 125-150 करीब मंदिर जो तोड़े गए थे, उसमें प्रतिष्ठित मंदिर थे जो प्राचीन काल के थे। तो दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें तो कि शिव हमारे जो है बेसिकली अल्टीमेट हैं हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में, क्योंकि वो महाकाल हैं। तो ऐसा होता था, हमारे जब तीर्थ पहले हमारे ऋषि मुनि राजा महाराजा बनाते थे, जो 33 करोड़ देवता, वो करोड़ शब्द नहीं है, कोटि देवा है। करोड़ का अर्थ है कोटि, मतलब प्रकार के। सो हमारे यहाँ होता था कि भैरव हैं और भी कोई देवी देवता हैं, इंद्र हैं और गणेश जी हैं। इन लोगों को पहले मुख्य जो है तीर्थ का देवता होता था, उससे पहले इनके मंदिर बनते थे। जब वो गली कूचे में, वो समय में गली होती होंगी, तो वो कह रहे थे कि हमारे भोलेनाथ तक पहुंचने के लिए इनके सबके आशीर्वाद की जरूरत होती थी। अच्छा, तो वो मंदिर बोले कि तोड़े गए हैं। और दर्शकों की जानकारी के बता दो, चूंकि बनारस के लोगों की मैं पीड़ा आप लोगों के साथ बांट रहा हूं और बहुत दुर्भाग्य, मैं बहुत दुखी था। मैंने भगवान से ये प्रार्थना की, भगवान इनको दंड जरूर देना, ये क्योंकि इन्होंने अभी तक प्रायश्चित नहीं किया है। तो उसमें बता रहे हैं संजय जी, चौंकाने वाली बात बताता हूं। क्या? कि जब मंदिरों को तोड़ने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो गुजरात की कंपनी थी। ओ तेरी। और जब उन गुजराती भाइयों ने, मैं गुजरात के लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, गुजरात के लोग मेरे जीवन में बहुत मेरी मदद भी मुझे की है। किसी एक गुजराती के वजह से सारा गुजरात बदनाम नहीं हो सकता, लेकिन जो जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसकी बैकग्राउंड गुजरात से थी। उसने जब उत्तर प्रदेश के, अब देखिए कोई हिंदू तो मंदिर तोड़ेगा नहीं, थोड़े बहुत मंदिर नहीं थे, बहुत बड़े 150 मंदिर थे, करीब 144 समथिंग बता रहे थे। उस मंदिर को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से पूछा गया। उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने, सत्य बात बता रहा हूं क्योंकि बनारस से लौट के आया हूं, उत्तर प्रदेश और बनारस के मुसलमानों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम मंदिर नहीं तोड़ सकते हिंदू। तब जाकर के उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने जिन्होंने ये कार्य किया था, उन्होंने बंगाल से रोहिंग्याज मुसलमानों को बुलवाया, उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं को तोड़ा है। उसमें वो बता रहे थे, वो बड़े बातें बनारस में कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं। अरे मंदिर में चर्चा हो रही थी और भक्त लोग कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं जब साधना कर रहा था, मैं तो मेरे आंख में आंसू आ गए उस समय। मैंने कहा हे प्रभु, कैसी आपकी माया है, हो सकता है कि आप पापियों को एक्सपोज करना चाहते हो, आपने इसलिए अपराध होने दिया। अब तो मथुरा में भी ऐसे हो रहा है। मथुरा में कुंज की गलियां बड़ी फेमस थी, कृष्ण जी यहाँ पे घूमा करते थे, अब उन सब गलियों को तोड़ के वहां भी कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। तो मैं आपको बता रहा कि कॉरिडोर के नाम पर कितना आपके धर्म संस्कृति का, औरंगजेब जैसा आप काम कर रहे हो। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़वाए, महमूद गजनबी ने तोड़वाए। आपके अपने, जब आपके आज़ाद भारत है उसमें आपके हिंदू लोग ही आपके साथ ये दुराचार अत्याचार कर रहे हैं। ये शर्मनाक है, भगवान इनको जरूर दंड देगा। और ये निश्चित रूप के मान के चलिए, हनुमान जी हमारे चेतन देवता हैं, उनकी जब गदा पड़ेगी तो सिवा मौत के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो बता रहे रोहिंग्याज मुसलमानों ने वो मंदिर तोड़े हैं, और बोले तोड़े ही नहीं है, उन मूर्तियों को जो सैकड़ों हजारों साल पुरानी थी, गणेश जी की 3 गणेश जी के नाम लिए थे, जैसे एक 3 के दर्शन में करके आया हूँ, अर्क देवता हैं और कोई ऐसे चंद्र गणेश, अर्क गणेश ऐसे नाम लिए। अर्क कहते हैं सूर्य को, सूर्य का नाम है। तो इसी तरह से वो उनके देवी देवताओं के गणेश जी के सिंबलाइज करके मूर्तियां थी, तो वो तोड़ी गई हैं और तोड़ करके उसका चूरा बना करके उस पर लोग पैरों से उन्होंने कूदा है, खांदा है। मतलब इतनी दुर्भाग्य। और इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने रात को 11:30 पौने 12 बजे काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए थे, भैरव जी के भी दर्शन रात को ही करके आया था, क्योंकि मैं रहा तो संकट मोचन हनुमान मंदिर में। हनुमान जी की ऐसी कृपा भक्तों मेरे पास रही कि मुझे वहाँ पर एक VIP गेस्ट की तरह से मुझे रहने की सुविधा मिली। और वहाँ पर मैं जब साधना कर रहा था पहले दिन 19 तारीख को,
तो एक चीफ जस्टिस अभी जस्ट रिटायर हुए हैं 2022 में, शायद झारखंड हाई कोर्ट में, वो पंजाब हाई कोर्ट में भी रहे हैं। मैं उनका नाम बताना नहीं चाहूँगा। वो बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी थी। वो मेरे लिए, मेरे से बात करने के लिए 2 घंटे तक रहे हैं उस मंदिर प्रांगण में। और उन्होंने पहले आते से, जब मैं साधना शुरू कर रहा था, तो उन्होंने कहा मैंने आपको 4 PM पे देखा है, आप आचार्य राजीव है ना? मैंने कहा जी। बोले मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर मैं साधना ख़त्म कर लूँ फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो मैंने लगभग मुझे 2.5 घंटे लगे। और ऐसी अनुभूति हुई संजय जी, मैं शब्द में नहीं कह सकता। जब मेरे बराबर में डमरू बज रहे थे, हम तो वही भोलेनाथ की नगरी है, बड़े बड़े डमरू से जब आरती हो रही थी, संध्या आरती, मैंने शाम के ये प्रसंग का सुना रहा हूँ, इतने तेज डीफनिंग साउंड, मेरे कान फट जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरे हृदय में ऐसी वाइब्रेशन हो रही कि मैं साक्षात ब्रह्मलोक चला गया हूँ। ऐसी अनुभूति, इतना आनंद मुझे आया कि जैसे मुझे 100 करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए का सुख मिल सकता किसी आदमी को, मुझे उसमें भक्ति रस आया। मैंने, अरे प्रभु, मेरा क्या सा जन्म, पिछले जन्म का कौन सा पुण्य जागृत हुआ जो मुझे इस फॉर्म में आपके दर्शन हुए हैं। तो मैंने जम के प्रार्थना की। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर ही ये सारी बातचीतें हो रही थी कि किस तरह से बेचारे हम रूठ गए। तो बोले हम रोष किस पे दिखाएं, किस पे गुस्सा दिखाएं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसने भी चप्पल मारी है मोदी जी के, वो बेसिकली इसलिए नहीं मारी है, वो इसलिए मारी है कि तुमने हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। और उसी का ये बोले कि ये प्रतिक्रिया है। और आप ये सोचिए कि हमारे, और जो मोदी जी की सीटें, वोटिंग कम हुई है, मतलब उनकी जो डिफीट जो हुई है, गलत बोल गया मैं, उनकी जो विक्ट्री हुई है वो बहुत कम मार्जिन से हुई है। उसमें भी वो लोग दबी जवान से ये कर रहे थे। प्रशासन ने पूरी एक टांग पे खड़े होकर रात भर मेहनत की है, साइकिलों पर जाने क्या क्या पहुंचाया गया है भगवान जाने, वो सब जांच के विषय हैं कि मोदी जी को जबरदस्ती जिताया गया है। वरना मोदी जी काशी कॉरिडोर के पास वाले बूथ में हार गए थे, सिटी में मोदी जी हारे हैं। और आप बता रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि 4-5 राउंड में तो वो पीछे हारे थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये सब 2019 के बाद पहला मौका था मोदी जी से बदला लेने का। तो इसलिए 2 घटना घटी कि मोदी जी व्यक्तिगत रूप से हारे और पूरे उत्तर प्रदेश में उनका इतना खराब परफॉर्मेंस रहा। और मोदी जी की राजनीतिक यात्रा का सबसे खराब परफॉर्मेंस है 2001 से शुरू हुई, 23 वर्ष की उनकी पॉलिटिकल जर्नी है कि जहां पर हंग रिजल्ट उनको पहली बार मिले हैं। उनके सिटिंग 96 MP हारे, उनके 25 मंत्री हारे, प्लस आज मोदी जी जिस भाजपा को दिखा रहे हैं वो भगोड़ों की भाजपा है। बड़ी बड़ी निगाह लगी हुई है कि अब ये जो सत्र होगा कि इसमें स्पीकर भी चुना जाना है और हंगामा होगा, क्योंकि पहली बार इतना ताकत से विपक्ष आएगा। तो इसका आपने निकाला है कुछ कि क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, ऐसा है कि आप लोगों को, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग 11 बजे शुरू होती है। तो हमने क्या किया कि 24 जून को 11 बजे की एक कुंडली बना ली। ये सिंह लगन की कुंडली बनती है। इसमें सिंह लगन की कुंडली में, अच्छा, ये हाँ, ये सिंह लगन की कुंडली है, दर्शक देख लें। तो सिंह लगन की कुंडली 11 बजे बनती है, जिसमें सिंह, जुपिटर बृहस्पति आपके 10वें घर में आते हैं, शनि 7वें घर में है, चंद्रमा आपके 6वें घर में है, 8वें घर में राहु और क्या नाम है, दूसरे घर में केतु हो गया, 11वें भाव में शुक्र, सूर्य और बुध हैं, और 9वें घर में मार्स है। अच्छा, हाँ ठीक है। इसमें ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुरू होता है और इसमें राहु और मंगल की क्लोज डिग्री हैं। तो इसका मायने क्या है कि इस सत्र में चूंकि हम लगन से सत्ता पक्ष देखते हैं और 7वें घर से विपक्ष देखते हैं, चूंकि शनि अपनी राशि में है, तो इसका मतलब है इस सदन को जो 24 तारीख से शुरू हो रहा है, इसके अंदर विपक्ष जो है रूल करेगा इस सदन को। प्रोसीडिंग की भविष्यवाणी है कि विपक्ष डोमिनेट करेगा और सत्ता पक्ष डिफेंसिव होगी, पीछे हटेगी। एक चीज और इसमें मैंने देखी, क्योंकि मंगल कुछ दिनों के बाद, 2-3 हफ्ते के बाद बदल रहा है, इसमें शनि से मंगल पीड़ित हो रहा है, 9वां घर। तो 9वां घर होता है बेसिकली हमारे जज का। तो पार्लियामेंट के अंदर जज कौन होता है? स्पीकर। ठीक, इस पर शनि की दृष्टि जा रही है। और इसमें क्या है, शनि इस कुंडली का 6वें घर का लॉर्ड भी है, झगड़ा। तो मैं आज आपको संकेत दे देता हूं कि इसमें विपक्ष मजबूत होगा, स्पीकर पद के लिए झगड़ा, इलेक्शन का योग बन रहा है, यानी सहमति नहीं दिखाई दे रही है स्पीकर को लेकर इसमें। तो इसकी, इस सदन की यह भविष्यवाणी है कि जितने प्रयास कर ले भाजपा, कहीं ना कहीं स्पीकर के इलेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि सहमति ना बने, और जिसमें अगर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तो सत्ता पक्ष कंप्रोमाइज करेगी।
जैसे उनका अपना प्लानिंग है कि मेरा ये आदमी स्पीकर बन जाए, तो इस तरह की कोई रुकावट अड़चन इनकी आने वाली है इस सदन में। अच्छा। हाँ, मतलब इसमें जो न्यायाधीश बनेगा इस सदन का, क्योंकि स्पीकर चुन जाएगा तो पूरे 5 साल तक वही रहेगा, उसके लिए संकट है, उस पोजीशन के लिए, उस पद के लिए संकट है। अच्छा, स्पीकर पर हमेशा 5 साल जब तक ही सरकार जब तक रहेगा, तो मतलब यह है कि वो सत्ता पक्ष के मन मुताबिक स्पीकर नहीं होगा कि उसको कौन बैंड बजाएगा, विपक्ष बजा रहा है, क्योंकि शनि उसको देख रहे हैं। अच्छा, ये आएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अरविंद केजरीवाल का क्या चल रहा है? वो उनकी जमानत हुई, कैंसिल हुई, फिर लोअर कोर्ट से हुई, हाई कोर्ट ने रोक दी, उनका गृह क्या चल रहा है? देखो दर्शकों, ये अरविंद केजरीवाल की हॉरोस्कोप है। अरविंद केजरीवाल का 16 अगस्त 1968 को जन्म हुआ था। सुबह का 7:34:30 मैंने टाइम करेक्ट किया, सिवानी करके हरियाणा में जगह है। तो दर्शकों, आपको जानकारी होनी चाहिए, वो संजय जी कब उनकी 15 मई को बेल हुई थी। हाँ, तो वो दर्शकों, मैं अपने प्रोग्राम में कहा भी था कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती इस बेल को। और आप पार्टी के लोग तो झूम रहे थे मेरा नाम लेके, अरविंद जी ने भी आपको नाम लिया था। तो मैं बता देता हूं कि उस समय ये बात मैंने क्यों कही थी, क्योंकि बृहस्पति वृषभ राशि में 23 अप्रैल को एंटर कर चुके थे। तो हमारा एक ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत है, चौथा घर होता है घर के सुख का। इंसान जेल में तो घर जैसे सुख नहीं मिल सकते, जहाँ जितना मर्जी सादा खाना हो, लेकिन आप अपनी मर्जी की स्वतंत्रता भी नहीं होती। तो फ्रीडम और जो होती है अपनी अपने रहने की, वो चौथे घर से देखी जाती है। और 10वां घर होता है वर्किंग का। मान लीजिए आप चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जेल में तो चीफ मिनिस्टर वाला काम तो नहीं कर पा रहे, आप दफ्तर नहीं जा पा रहे, आप फाइलें नहीं साइन कर पा रहे, तो 2 हाउस पीड़ित हो जाते हैं जब जेल कोई जाता है। उसका कर्म भी छूटेगा, जो उसका प्रोफेशन है। दूसरा जो है आपका जो है घर का सुख छूट जाएगा, वो तकिए, वो गद्दे, वो एसी, वो कुछ नहीं मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल की, मैं दर्शकों आज बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की बेल, इंटरिम बेल हुई 3 हफ्ते की। और वो क्यों नहीं एक्सटेंड हुई, उस टेक्निकलिटी को भी आज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बीच में कुछ लोगों ने कहा था कि राजीव जी, मैंने कहा था कि भी अरविंद केजरीवाल का सुख वापस आ रहा है और ये कंटिन्यू करेगी इनकी बेल। तो उसमें कहीं छोटी सी उनको चूक जो हुई थी उन लोगों को, वो उन लोगों ने कंसल्ट भी मुझे किया था, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता। तो बृहस्पति जो आए थे वो वृषभ राशि में आ गए, यहाँ पर टॉरस में, टॉरस से आगे चौथे घर को देख रहे थे, लेकिन ये बृहस्पति अस्त थे। तो मैंने जैसे आपके प्रोग्राम में बताया, अस्त का मतलब होता है कंबस्ट होना। सूर्य के जब भी नजदीक कोई ग्रह जाता है तो अपनी आभा सूर्य की गर्मी के कारण खो देता है। आप जानते हैं कि सूर्य के नजदीक कोई जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो बृहस्पति जब सूर्य की डिग्री के नजदीक थे, तो बृहस्पति की जो टैलेंट है वो डाउन हो गई। तो उसने क्या किया, 3 हफ्ते की बेल दिलाई। यही घटना अगर 3 जून के बाद होती तो रेगुलर बेल मिल जाती उनको। अब वो घटना घटी है, बृहस्पति उदय हुए हैं 3 जून को, और अरविंद केजरीवाल 15 मई को रिलीज हो गए। तो 1 जून को तो वो 3 जून से पहले ही वो चलेगा फिर वापस जेल में। काश 2 दिन बाद अगर उनको एक्सटेंडेशन होता तो फिर जाते ही नहीं। दूसरी बात इसमें कमी ये आई थी कि इनकी कुंडली में इनका लग्नेश जो सूर्य है, इस लगन का स्वामी 10वें घर से गोचर कर रहा था। तो मैंने ये कहा था कि सूर्य लग्नेश 10वें भाव में जा रहा है, तो राजयोग दिख रहा है, तो बंदा फिर कष्ट में कैसे रह सकता है। लेकिन उसमें सूर्य ने दिला दी बेल, लेकिन उसमें भी एक कमी हो गई, क्योंकि इनकी कुंडली में सूर्य 12वें घर में, 12वां घर जेल का होता है। तो सूर्य ने भी आंशिक सफलता दिखा दी इसमें। काश सूर्य अगर इनके 10वें घर में, वो 12वें घर में नहीं होता तो भी इसको कोई ताकत नहीं थी कि जेल में डाल देती दोबारा। इन चीज़ों को ज्योतिषी जब देख लेते हैं तो ये आपको पता ही है, मैंने हर प्रोग्राम में आपको कहा कि भाई ज्योतिष जो है बेसिकली एक काउंसलिंग की साइंस है। राजा महाराजा के तो अब क्या होगा इनका भविष्य क्या है? वही मैं बता रहा हूं 2 मिनट में, कि राजा महाराजा के गाइडेंस में चलते थे तो वो काम उनके सफल हो जाते थे। तो मेरे को जब इन्होंने, आप पार्टी वालों ने संपर्क किया कि, तो मैंने इनसे कहा था कि भाई आप 23 या 24 कोई केस डाल दीजिए दोबारा, रिव्यू पिटीशन है रिलीफ के लिए। लेकिन वही है कि अब हो सकता है कि माया के कारण वो अपने प्रचार में बिजी रहे, उन्होंने उन तारीखों को छोड़ दिया। और जब ये वैकेशन बेंच में इन्होंने किया 27 तारीख को, मेरी दी हुई तारीख इन्होंने निकाल दी। इन्होंने जो इसने व्यक्ति ने मुझसे बात की थी, उसने पूछा था कि 23 अच्छी है कि 24, तो मैंने कहा 24 ज़्यादा अच्छी डेट है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट दर्शकों आपको साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब 27 तारीख को जिस वैकेशन बेंच में सुप्रीम कोर्ट की ये मैटर जब गया, तो उसने केवल एक ही प्रश्न उठाया कि भाई 24 तारीख को जो बेंच बैठी थी उसने तो आपको बेल दी थी संजीव खन्ना की, तो आप वहाँ क्यों नहीं गए। तो मैं हंसने लगा कि देखो मेरी तारीख पर तो वो जज भी कमेंट कर रहा है कि तुम 24 को जाना चाहिए था। तो काश 24 को जाते तो अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती, जेल नहीं जाते।
अब वो इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप आचार्य की बातों को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करेंगे तो रिलीफ आती है। अब आगे की घटना कि अभी जो 2 दिन पहले बेल हुई थी, फिर हाईकोर्ट में पहुंच गए, वो स्टे करा दिया उन्होंने, तो उसमें वीकनेस क्यों हुई है? उस वीकनेस की कारण बता देता हूं कि 10वें घर का स्वामी कि अरविंद केजरीवाल जब तक अपने चीफ मिनिस्टर की फाइल साइन नहीं कर सकते, जब तक 10वां घर स्ट्रांग ना हो, तो 10वें से इनके अभी भी अस्त्र चल रहे हैं। 28 जून को शुक्र उदय होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, मैंने इनके एक बड़े नेता को कह भी दिया था कि अरविंद केजरीवाल को कोई ताकत 10 जुलाई के आगे रख नहीं पाएगी जेल में। अच्छा, 10 जुलाई से पहले बाहर आ जाएंगे। हम तो हमारे लिए तो यह है कि अरविंद केजरीवाल के लिए शुभ समाचार का योग 28 जून से ही बन रहा है। 28 जून से 10 जुलाई के बीच में। ओ यस, क्या बात है। आज आप दफ्तर में आए, मजा आ गया आपसे बात करके, लेकिन आज आपको साक्षात में हनुमान जी की स्तुति करते हुए देखूंगा। वो हाँ, स्तुति से एक सेकंड और लेना चाहूंगा। दर्शकों, लोग कहते हैं कि भक्त की मतलब हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान अपने से भी ऊंचा दर्जा दे देते हैं भक्त को। मेरी जिंदगी में मैं पहली बार अयोध्या गया था, पहली बार, कभी नहीं गया हूं, और इतने वीआईपी दर्शन होंगे ये मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों जगह पे हनुमान, मेरी साधना थी। मैंने आप लोगों को बताया कि चुनावी भविष्यवाणी सफल होने के बाद मुझे हनुमान जी के चरणों में माथा टेक करके उनसे आशीर्वाद लेना था कि प्रभु आपने रक्षा की, देश की भी और मेरी भी रक्षा करी। क्योंकि भैया किसी ने कह दिया था कि 4 जून के बाद पंडित जी या तो पूजे जाएंगे या पीटेंगे, तो हमारा कोई बिगाड़ तो नहीं सकता। आपने कह दिया था कि भाई हंग पार्लियामेंट है। हाँ ठीक है, तो पूरा हाँ, तो उसका भी कारण बता देता हूँ। एक कुंडली शेयर करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में रिसर्च है ये ज्योतिष की, मैं बता देता हूँ। ये देखिए, और इसमें एक बहुत अच्छा जवाब भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये 1977 की कुंडली है। जब 1977 का आया था, 21 मार्च 1977 को परिणाम आए थे लोकसभा के। उस समय बृहस्पति, दर्शक देख सकते हैं, इस कुंडली को देखेंगे कि टॉरस राशि में था, वृषभ राशि में। जो भारत की कुंडली जो मैंने दिखाई थी उसका लगन है। और उसके बाद में ये 4 जून की कुंडली है, जब आपके इस साल के परिणाम आए हैं, इस साल के, इसमें भी बृहस्पति उसी राशि में था 1977 में। तो ये बात हमारी वहां पर, जब मैं महंत जी के साथ बैठा था और बहुत सारे बनारस के उन्होंने विद्वान बुलवाए थे मेरे से परिचय कराने के लिए, जो संकट मोचन, बड़ा उनसा प्रेम मुझे मिला। और मेरा बड़ा अच्छा व्यक्तित्व थे, बड़े टेक्निकल हैं वो, शायद IIT में प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं महंत जी। तो उन लोगों के बीच में मैं चर्चा कर रहा था, विद्वानों को बता रहा था कि देखो कितनी अच्छी साइंस रिसर्च है कि जब एक ग्रह जिस राशि में आता है, 77 में उसने एक सत्ता को, अहंकार तोड़ा और मिलीजुली सरकार बना दी। और अभी भी आप देखिए प्रैक्टिकली अहंकार तोड़ा और मिलीजुली सरकार बनाई है। मोदी की सरकार तो नहीं है ये। अब इसमें मोदी जी को और सीटें कम हो सकती थी कि काश ये बृहस्पति उस समय जब चुनाव हुए उदय होता। तो बृहस्पति, वही लॉजिक लगा रहा हूं कि चूंकि वो अस्त थे, 15 वाट का काम कर रहे थे, इसीलिए 240 दिला दी। अगर बृहस्पति उदय होते, बृहस्पति विवेक का कारक है, जब, और लगन से गोचर करने का मतलब है देश की जनता का विवेक जागृत होना कि ये आदमी ढोंगी है, ये आदमी, इन्हें हमारे रोजगार छीन लिए हैं, इस आदमी ने हमें भिखारी बना दिया है, 5 किलो अनाज पर टिका दिया है, इस आदमी ने हमारी महिलाओं के साथ दुराचार बढ़ने दिया और अपने लोगों को दंड नहीं देता है। तो ये जितने नाना प्रकार के विषय जो बने थे, जिसके कारण जनता जो है विपरीत मतदान किया है, काश बृहस्पति उदय होता तो ये मोदी जी की सीटें इस मतलब भाड़ों वाली जो क्या ना भगोड़ों वाली जो भाजपा है, इसका हश्र जो है 150 से नीचे होता। दूसरी बात जो अभी हम कह रहे थे, बस उसके बाद खत्म करूंगा, कि जो हनुमानगढ़ी के जब मैंने दर्शन किए तो हम भटक रहे थे, किसी एक सज्जन को लगा दिया था जो वहाँ का लोकल पॉलिटिकल लीडर था, वो भटक रहा था। इसी बीच में लखनऊ से किसी पुलिस ऑफिसर का फ़ोन गया वहाँ पर कि हमारे आचार्य जी वहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ के CEO को चला गया। CEO क्या होता है? क्षेत्राधिकारी होता है, मतलब जो अयोध्या का सिटी का जो थाने का इंचार्ज। तो साहब, उनका CEO साहब का मेरे पास मैसेज आ गया, आचार्य जी आप कहाँ हैं? मैं कोई सरकारी आदमी नहीं हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, अपने व्यापार बिजनेस सब छोड़ बैठा हूँ 2004 में ही। तो मेरे को कोई क्या VIP ट्रीटमेंट देगा, लेकिन भगवान की भक्ति की महिमा देखो। उधर मैं गेस्ट हाउस में रुकता हूँ, संकट मोचन के मंदिर में, हर जगह और दूसरा यहाँ पर संजय जी प्रोटोकॉल देखिए। मैं, जितने लोगों ने मेरी हनुमान जी की
इस तीर्थ के दर्शन कराने में जो मदद की है, मैं सबके लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनके सबके दुख दूर करना, उनके सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद भी और हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिले। तो उसमें जब ये थानेदार का मेरे पास SHO का, वो CO का जब फ़ोन आया कि आचार्य जी आप आइए हमारे पास, हम वेट कर रहे हैं, तो हम उनके घर गए, घर से ही वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, जरा सी किसी गली में घुस के था, और वो फ्रंट में हमारा वेट कर रहे थे। तो पहले उन्होंने मुझसे कहा कि आप चाय पियेंगे कि दर्शन करेंगे, मैंने दर्शन पहले करेंगे। तो आप देखिए वो अपनी पुलिस की गाड़ी में बैठे SHO, जिस जगह पे हम चक्कर काट के यू टर्न मार के आगे, क्योंकि सब जगह बैरिकेड लगा, हम घुस नहीं पा रहे थे, हमें लगा कि आज दर्शन नहीं हो सकते। भाई साहब उस अयोध्या सिटी का थानेदार हमारे आगे गाड़ी में सायरन बजाता हुआ जा रहा है और मैं पीछे चल रहा हूं। मतलब प्रोटोकॉल देखिए कि थानेदार मेरे लिए प्रोटोकॉल बन गया, और वो मुझे ले जाके, उन्होंने हनुमानगढ़ी में वो पीछे वाला रास्ता वहां से ले जाके दर्शन कराए। और हमेशा सोचिए 15 मिनट तक मैंने की, इतनी मोटी मोटी मालाएं मेरे गले में डाल दी गई, ढेर सारा प्रसाद। और एक दर्शकों को एक जानकारी बता दूं कि जो लोकल आदमी थे वो लोग क्या सिखाते हैं कि उनको पंडितों ने ऐसा कंफ्यूज कर दिया कि प्रसाद तो ले लो हनुमान जी पे, मैंने हट, मेरे भगवान पर प्रसाद चलाया जाता है क्या? अरे भगवान से तो प्रसाद हमें चाहिए, भक्ति का, आशीर्वाद का। तो मैं नहीं लेके आया, लेकिन भगवान की कृपा देखो, इतना बड़ा टोकरा भर के लड्डू मिले वहां से। मैंने फूल भी नहीं खरीदे, मैं कभी नहीं खरीदता हूँ, जहाँ भी तीर्थ पे जाता हूँ मैंने कभी नहीं खरीदता हूँ। और मालाएं मोटी मोटी डाल दी मैंने। देखो भगवान ने खुद भक्त का सम्मान किया है, और हमारी क्या औकाती कि वहाँ का थानेदार आपके लिए सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी चल रही है आगे, जैसे आप मिनिस्टर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, ऐसा करके भगवान ने जी दर्शन कराए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें ये सिद्ध करती हैं कि अल्टीमेटली भक्ति जब विशुद्ध होती है, जिसमें विशुद्ध प्रेम होता है, तो भगवान की ऐसी ही कृपा मिलती है। इसीलिए मैं बार बार सब लोगों को कहता हूँ, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और महेंद्र जी एक बात बहुत अच्छी बता रहे थे कि तुलसीदास जी ने जब पूरी रामायण लिख ली, एक चीज और दर्शकों को दिखाइएगा, ऐसी दुर्लभ चीज लाए महेंद्र जी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि मेरे जरिए जब आपने मुझे दर्शन कराए हैं, मैं चाहता हूं कि पूरा विश्व उस चीज को दर्शन करे। एक दुर्लभ चीज मुझे मिली देखने का कि मैंने तुलसीदास जी की खड़ाऊं देखी हैं, और तुलसीदास जी जिस नाव में जाते 17वीं शताब्दी में, उसका नाव का टुकड़ा भी वहां उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ। इसके अलावा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस अपने हाथ से लिखी थी, तुलसीदास जी 16वीं 17वीं शताब्दी में गए, वो उसकी उन्होंने प्रिजर्व की हो, वो आज उसकी कीमत हजारों सैकड़ों करोड़ भी हो सकती है। उसके दर्शन किए, तो मैंने पिक्चर ले ली थी, वो आप दर्शकों को दिखाई गए। मुझे उन लोगों ने प्रेम था तो उन्होंने दिखा दिया, किसने किया मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँ कि ये तुलसीदास जी की हैंड रिटन जब रामचरितमानस उन्होंने लिखी थी, वो वाले दर्शन भी करेंगे। और तुलसीदास जी ने अपार्ट फ्रॉम संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बनाने के साथ साथ उन्होंने तुलसी घाट पर, जो 80 घाट से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कराई थी। 4 दिशाओं में उन्होंने बनाया थे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिणा। तो इसीलिए तो उन्होंने ये कहा कि तुलसीदास जी ने जब पूरा राम क्या नाम है हनुमान चालीसा लिख दिया है, तो लास्ट में जो लाइन बाद में ऐड करी है, तो मैंने हंस के कहा, मैंने कि मैं तो पूरी 4 PM के प्रोग्राम में हमेशा ही कहता हूँ, आपसे मिलने से पहले कह रहा था, तो भगवान कौन सी शक्ति कहलवाई थी। तो उसी लाइन को दोबारा दोहराता हूँ, और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से सब सुख करई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई लास्ट में जोड़ी है तुलसीदास जी ने। जय श्री राम, जय। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थे राजीव नारायण शर्मा जी, आज मेरे ऑफिस से बातचीत हुई और मुझे लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस बातचीत में। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय से बताइएगा, अवगत कराइएगा कैसा लगा प्रोग्राम। शुक्रिया, थैंक यू।